नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं ब्रिटिश काल में सेना किस प्रकार की हुआ करती थी इसके बारे में। ये अपना जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में ब्रिटिशर्स अपना विस्तार करते जा रहे हैं और किस प्रकार से शासन व्यवस्था वो अपनाते जा रहे हैं। जिसमें हमने सबसे पहले देख लिया था न्यायिक व्यवस्था के बारे में, फिर हमने देख लिया पुलिस व्यवस्था किस प्रकार से हुआ करती थी, और आज हम देखेंगे कि सेना किस प्रकार से हुआ करती थी। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि सिविल सेवा जो है, जिसकी आज हम तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस, वो ब्रिटिश काल में किस प्रकार से उसका उद्भव होता है और फिर आज के तक वो कैसे पहुंचती है। तो वो चीज़ें हम देखेंगे कल के लेक्चर में। यूपीएससी देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, तो मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए, इससे पहले कि हम सेना के बारे में शुरू करें, मैं 2 मिनट में आपको कल वाले लेक्चर का एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं। तो कल हमने देखा था पुलिस व्यवस्था के बारे में। तो ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से अपने यहाँ क्या हुआ करता था कि मुगल काल में जो फौजदार हुआ करते थे वो देखा करते थे पुलिस का काम, और शहरों में जो कोतवाल हुआ करता था वो देखते थे। परंतु बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहाँ पे आता है तो वो सोचता है कि भाई ये फौजदार और ज़मींदार जो है ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो वो करता क्या है कि ज़मींदारों के ऊपर जो है मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर देता है। यानी काम अभी भी ज़मींदारों का ही है पुलिस व्यवस्था का गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में, परंतु अब उनके ऊपर निगरानी कौन रखेगा? एक यूरोपीय कलेक्टर होगा, वो उसके ऊपर मजिस्ट्रेट जो होगा वो उसके ऊपर निगरानी रखेगा। परंतु ये वाली व्यवस्था कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि एक अच्छी सी सभ्य व्यवस्था में ज़मींदारों के बस की बात जो है वो लग नहीं रही थी। और अगर कोई भी क्राइम होता है तो सीधा चुनौती होता था किसके लिए? अंग्रेज़ों की सत्ता के प्रति वो चुनौती थी। इसलिए जब कॉर्नवालिस आता है 1793 में, जब कॉर्नवालिस आता है तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस जो है वो चेंज कर देता है उस व्यवस्था को, और क्या करता है, वो दरोगा व्यवस्था ले आता है और ज़मींदारों से पुलिस के अधिकार वो छीन लेता है, और उन दरोगाओं को फिर वो अंडर में दे देता है मजिस्ट्रेट के। ठीक है। परंतु बाद में देखिए इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में दरोगा और ज़मींदार का गठबंधन बन के आ जाता है और वो दोनों मिलकर खूब शोषण करते हैं। मैंने आपको तमाम मूवीज़ का एग्जाम्पल दे के समझाया था। देखिए, मूवीज़ देखनी चाहिए जीवन में, फिर उनसे क्या शिक्षा लेनी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो वो शिक्षा हमें उस काल की अगर व्यवस्था समझनी है तो हम वहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको तमाम मूवीज़ का एग्जाम्पल दे के समझाया था। तो उसी प्रकार से फिर हमने देखा था कि 1843 ईस्वी में सिंध को जीत लेता है सर चार्ल्स नेपियर। और सर चार्ल्स नेपियर जीतने के बाद उसको लगता है कि नहीं यार, एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा पुलिस का, ऐसे सिर्फ जो है काम नहीं चलेगा। फिर सर चार्ल्स नेपियर के द्वारा रॉयल आयरिश कंस्टेबलरी पर आधारित एक जो है पुलिस विभाग का गठन किया जाता है, और उस पुलिस विभाग में आईजी जो होता है वो प्रांत का मुखिया होता है, और आईजी के नीचे फिर देखिए एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो रख दिए जाते हैं। और ये एसपी जो होता है वो जो डीएम होता है, डीएम के प्रति भी जवाबदेह होता है, ये है ना। फिर देखिए ये इसमें देखिए जो पुलिस हुआ करती थी वो सैन्य पुलिस हुआ करती थी, है ना। परंतु बाद में देखिए 1860 ईस्वी का पुलिस आयोग गठन किया जाता है पुलिस आयोग का, और फिर 1861 ईस्वी के अंदर पुलिस एक्ट लागू कर दिया जाता है। और वहाँ से देखिए आज की जैसी पुलिस है ना, जो सिविल पुलिस है, वैसी वहाँ पर बनाई जाती है। और वैसे ही देखिए वहाँ पर आईजी बनाया जाता है, एसपी होते हैं, नीचे जो दरोगा अब तक कहलाता था उसको सब इंस्पेक्टर कहा जाने लगता है, और एक सिविल नागरिक जो आप पुलिस व्यवस्था थी वो वहाँ से प्रकाश में आती है। फिर देखिए थोड़ी बहुत चेंज होकर वही व्यवस्था चलती रहती है। शुरुआत में कमीशन याफ्ता जो सेवाएं हुआ करती थी उनमें भारतीय जो लोग होते थे वो सम्मिलित नहीं हो सकते थे, यानी छोटे मोटे अगर कांस्टेबल वगैरह भर्ती होना हो तो भारतीयों को भर्ती किया जाता था, परंतु भारतीय वहीं पर रोक दिए जाते थे जहां से ब्रिटिशर्स जो है भर्ती होते थे। समझ रहे हैं ना आप? तो ये हमने कल का लेक्चर का देख लिया। अब आज देख लेते हैं हम सेना के बारे में। अब आप कहोगे सर पुलिस है तो सही, सेना की क्या आवश्यकता है? देखिए, सेना की आवश्यकता क्यों है? कोई भी नया अगर इलाका जीतना है तो सेना चाहिए। कोई भी नया इलाका जीता हुआ है तो उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना है तो कौन चाहिए? सेना चाहिए। इसलिए देखिए कंपनी की सेना का विकास देखिए साम्राज्य के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे ही भारत में साम्राज्य का विकास होने लगता है, कंपनी जो सेना है उसका भी विकास वहीं से शुरू हो जाता है ना।
18वीं सदी में जब जब कंपनी परेशानी में होती थी, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटेन का सम्राट हुआ करता था, वो सेना उपलब्ध करवाने के लिए तैयार रहता था। बस वो क्या मांगता था, भाई जो भी लूट होगी उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए, अगर आपको सेना चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए हमेशा वहाँ के सम्राट की सेना तैयार बैठी रहती थी, और विशेषकर नौसेना। देखिए नौसेना के लिए तो ब्रिटेन जो है वो फेमस है। ब्रिटेन की नौसेना ही तो सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी, उसी के दम पर तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड पर राज किया है ना। तो इस प्रकार से नौसेना जो है हमेशा तैयार रहती थी सम्राट की कंपनी के लिए, ठीक है। पर देखिए कंपनी और सेना के बीच में फिर समस्याएं पैदा होने लगी। क्यों पैदा होने लगी? देखिए जो कंपनी के सैनिक जो अधिकारी हैं वो तो सिविल अधिकारी हैं, और सेना के अधिकारी हैं वो तो सैन्य अधिकारी हैं, और सेना के अधिकारी तो है किसके? हिज मेजेस्टी है, वहाँ के सम्राट के, वहाँ की रानी के। परंतु ये जो है सेना के अधिकारी, ये तो किसी एक कंपनी के अधिकारी हैं, तो ये धौंस जमाया करते थे इनके ऊपर, और इनके बीच में संबंध जो है वो मित्रतापूर्वक या आप कहो कि मधुर संबंध इनके बीच में नहीं हुआ करते थे। इसलिए कंपनी को लगा यार क्यों ना फिर अपनी ही कोई एक सेना खड़ी कर ली जाए, है ना। इसलिए 16वीं सदी से ही किसान सेनाओं की भर्ती करने की परंपरा देखिए उत्तर भारत में चल रही थी। किसान सेना क्या हुआ करती थी कि वो कोई एकदम पेशेवर सैनिक नहीं हुआ करते थे, यानी उनको एकदम ऐसे आज के जैसे ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती थी कि हमेशा वो सैनिक ही रहेंगे। नहीं 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 नहीं, वो किसान हुआ करते थे। किसान क्या करते थे? साल भर खेती करते थे, और जब भी राजा को कोई ज़रूरत पड़ती थी तो ढोल पिटवा दिया जाता था, भाई राजा को सेना की आवश्यकता है, युद्ध की आशंका है, तो वो जो किसान हुआ करते थे वही तलवार भाले लेके राजा की सेना में पहुंच जाया करते थे। इस प्रकार की सेना पहले भारत में हुआ करती थी, ठीक है। तो किसानों को भर्ती करने की परंपरा अपने यहाँ चली रही थी, है ना, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे सैनिक श्रम बाजार कहा जाता था। देखिए ऐसे शब्द है ना इस्तेमाल हो जाते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में, और आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये तो कहीं हमें वहाँ दिखाई नहीं है एनसीईआरटी में शब्द, और ये तो हमने पता नहीं कहीं पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए अब आपको लग रहा होगा कि सर तो देखो किस प्रकार से किताब से लेकर सब पढ़ा दे रहे। देखिए मेरे पास पीपीटी तैयार करने का इतना टाइम है नहीं है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। मैं जो है वो पीएचडी में कर रहा हूँ, तो वहाँ की मेरे को उधर का भी देखना पड़ता है, रिसर्च वगैरह का, है ना, और फिर मुझे यूपीएससी के लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो तमाम तामझाम मेरे पास भी काम है। पर मैं सोच रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं, जो हिंदी मीडियम वाले पढ़ने वाले बच्चे, उनको कहीं ना कहीं से अच्छा मटेरियल जो है वो मिल जाए। उनके लिए नहीं मिलता, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो तमाम तामझाम चीज़ें पढ़ी दी है ना। तो बस मैं एक कंसेप्चुअल तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। फैक्ट्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, मगर वो कंसेप्ट जब तक आप समझोगे नहीं, फैक्ट्स आपको याद रहने वाले नहीं है ना। तो इसे क्या कहा जाता था? इसे सैनिक श्रम बाजार कहा जाता था, है ना। तो मुगल काल में यही जो किसान सेना हुआ करती थी और जो असैनिक जनता हुआ करती थी, उनके बीच में जो अंतर हुआ करता था वो कभी भी बहुत स्पष्ट उनके बीच में अंतर नहीं हुआ करता था। यानी पता ही नहीं लगता था कौन सैनिक है और कौन किसान है, वही किसान सैनिक हुआ करते थे, है ना। फिर अवध का नवाब हो गया और बनारस का राजा जैसे कुछ उत्तराधिकारी राज्य हुआ करते थे। इन शासकों ने क्या किया? 18वीं सदी में आकर इन अंग्रेजों को देखा देखी में, जो यूरोपीय लोग आए उनकी देखा देखी में आके इन्होंने एक आप कहो कि पूरी एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेना बनाना इन्होंने शुरू करी। नहीं, पहले तो इनकी सेना इसी प्रकार से हुआ करती थी, है ना। फिर देखिए इसी आधार पर उन्होंने बड़ी बड़ी फिर प्रशिक्षित सफल सेनाएं जो है वो खड़ी कर देते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी में जब अपनी भर्ती करना शुरू करा था ना, तो उसने इसी परंपरा का सहारा लिया जिसे सिपाही सेना कहा जाने लगा, है ना। तो ये जो सिपाही भर्ती किए जाते थे, ये सिपाही सेना ही फिर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भर्ती करने लगी। जब उसने उत्तर भारत को जीत लिया तो अवध वाला पूरा क्षेत्र एक काल में देखिए 1857 की क्रांति से पहले सबसे ज़्यादा सैनिक जो है वो अवध से हुआ करते थे, है ना। इसीलिए तो जब अवध के नवाब को वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया जाता है कुशासन का आरोप लगाकर, तो उसके थोड़े दिनों बाद में ही क्रांति हो जाती है और अवध के किसान और अवध के जो सैनिक हुआ करते थे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, क्योंकि वहाँ के नवाब के प्रति उनके सेंटिमेंट्स जो थे वो जुड़े हुए थे कि यार हमारे नवाब को इन्होंने हटा दिया, है ना। पहले वो नामात्र का इस्तेमाल किया कर रहे थे कम से कम, तो लोगों को लगता था कि हम अपने नवाब के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो देखिए ये देश प्रेम की भावना, ये मातृभूमि के प्रति भावना अपनी हुआ करती थी। कोई हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं हुआ करता था। देखिए 1857 क्रांति में वापस से किसे सम्राट बनाने की बात हुई थी? बहादुर शाह जफर को, और वो तो मुस्लिम थे, परंतु सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी राजा हुआ करते सब एक सुर में बोले थे कि नहीं, हमारा सम्राट कौन है? हमारा सम्राट है बहादुर शाह जफर, और भैया उसको पूरी की पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। तो आज जो लोग देखिए हिंदू मुस्लिम
लोग करते हैं, लगे हैं, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। हमें उन सब चीज़ों में, राजनीति में नहीं जाना है ना। हम सब पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग को इन लड़ाने झगड़वाने वाली बातों में जाना ही नहीं है। हमारे लिए कोई धर्म जात नहीं है ना। हमारे लिए पहले भारतीय हैं हम, ठीक। फिर देखिए भारतीय सेना की ये भर्ती की परंपरा देखिए फिर आगे भी चलती रहती है। और ये शुरू किसने करी थी, तो ये फ्रांसीसियों ने 1721-29 में, 21 से लेकर 29 में फ्रांसीसियों ने ये भारत से भर्ती करने की परंपरा सबसे पहले शुरू करी थी। ठीक है, फ्रांसीसियों ने ही सबसे पहले भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू किया था, है ना। कर्नाटक और निज़ाम जो हुआ करता था हैदराबाद का, उसके जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ करता था उसमें, है ना, इनकी देखा देखी में फिर अंग्रेजों ने करना शुरू किया, है ना। तो दक्षिण भारत के जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों की पृष्ठभूमि में 1748 में जो मेजर स्ट्रिंजेंट लॉरेंस हुआ करते थे, देखिए ये है मेजर स्ट्रिंजेंट लॉरेंस, तो इन्होंने सबसे पहले वहाँ पर 1748 में क्या हुआ था बताइए आप। 1748 में प्रथम आंग्ल जो कर्नाटक युद्ध हुआ करता था, वो आंग्ल कर्नाटक युद्ध, है ना, जिसमें फ्रांसीसी एक तरफ थे और दूसरी तरफ कौन हुआ करते थे, दूसरी तरफ हुआ करते थे ब्रिटिशर्स। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और 1748 में एक्स-ला-चैपेल की संधि के द्वारा फिर ये लड़ाई समाप्त हो जाती है और फिर अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल जाता है। जिसने जिसका क्षेत्र जीता था वो वापस कर दिया जाता है। तो तभी से ये जो स्ट्रिंजेंट लॉरेंस हुआ करते थे, ये भारतीय सेना की भर्ती शुरू कर देते हैं अपनी कंपनी में, ठीक है। और यही बंदा वो था जिसने जब मद्रास को घेर लिया गया था, तो यही बंदा जो है सहायता लेकर आया था, स्ट्रिंजेंट लॉरेंस, है ना, ठीक। अब देखिए 1757 में जब बंगाल का नवाब हार गया, तो क्लाइव उसने क्या करा कि भैया मैं तो सिपाही जो है ये भर्ती, जो सेना की भर्ती है वो अलग तरीके से करूँगा। जो यूरोप में सैन्य मानदंड हुआ करते थे ना, जो वहाँ पर सैनिकों के स्टैंडर्ड हुआ करते थे, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं एक बड़ी ही प्रशिक्षित और अनुशासित सेना की भर्ती करूँगा। रॉबर्ट क्लाइव ने ये कहा, ठीक है ना। और जिसकी कमान कौन संभालेगा, कमांडर उसके होंगे अंग्रेज अधिकारी, है ना, ठीक है साहब। अब देखिए जो कमांडर इन चीफ हुआ करता था और जो भी सम्राट के सेवक होते थे वो, ठीक है, और जो बहुसंख्यक जो सेना का जो भाग हुआ करता था, वो सामान्यतः हुआ क्या करता था कि डायरेक्टर्स के द्वारा मनोनीत किया जाता था। यानी सेना में जो अधिकारी वगैरह होते थे वो डायरेक्टर्स होते थे कंपनी के, वो मनोनीत किया करते थे कि हाँ भाई तू सेना में जाएगा, तू कमांडर बन जाएगा, तू कैप्टन बन जाएगा। इस प्रकार से वो पहले शुरुआत में बना करते हैं, ठीक है। पर 19वीं सदी आते आते कानून बनाकर ऐसा कह दिया गया कि भारत में कम से कम भैया 20,000 सैनिक तो भारत में तैनात होने ही चाहिए, क्योंकि भारत की अब देखिए स्थिति थोड़ी वैसे ही है, क्योंकि वहाँ पर देखिए फ्रांस में इस वक्त तक नेपोलियन जो धड़ाधड़ युद्ध कर रहा होता, तो इनको डर था कि नेपोलियन कहीं भारत पर भी हमला ना कर दे। इसलिए कहते हैं कि भैया कम से कम 20,000 की सेना जो है वो तो भारत में हमेशा तैनात ही रहनी चाहिए, है ना। और जब उसका बंगाल के बाहर क्षेत्र अगर फैल गया, तो धीरे धीरे जो है इसको जो सैन्य श्रम बाजार हुआ करता था वो भी उसका फैल गया। सैन्य श्रम बाजार क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, है ना। तो जहाँ से वो भर्ती कर सकते थे नए नए रंगरूटों को, वो क्षेत्र भी उनका फैलता गया। भाई बंगाल को जीता, अवध को जीता, तो वहाँ से उसको क्षेत्र मिलता गया, है ना। फिर आगे जाके पंजाब को जीत लेते हैं तो पंजाब से भर्ती होने लगती है ना। फिर देखिए 1794 आते आते सैनिकों की संख्या 82,000 के आसपास हो गई थी, जो कि 1824 में आते आते 1,54,000 और 1856 आते आते जब क्रांति होने वाली थी उससे एक साल पहले आते आते तो 2,14,000 की सैनिक संख्या जो है भर्ती कर ली गई थी कंपनी के द्वारा। आप सोचिए, है ना। आज भी हमारी संख्या जो सैनिक संख्या है वो 11 लाख के आसपास शायद कुछ हमारे सैनिक ऐसा कुछ हैं। तो देखिए 2,14,000 सैनिक उन्होंने तब भर्ती कर लिए थे। अब देखें शक्ति के एकाधिकार पर ये हुआ करती थी। और भारत में कंपनी का सबसे अधिक खर्च किस पे हुआ करता था, सेना पर हुआ करता था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1/3 यानी 1/3 जो है वो जो बजट का हिस्सा तो कौन खा जाया करती थी, सेना ही खा जाया करती थी, है ना। और राजस्व की कारगर वसूली के लिए भी ये आवश्यक हुआ करती थी, है ना। भाई अगर मान लो कोई राजस्व नहीं दे रहा है, तभी तो इसे सैन्य वित्तवाद कहा गया, सैन्य वित्तवाद। अब देखिए ऐसे शब्द इस्तेमाल हो जाए और आदमी कंफ्यूज हो जाए बच्चा कि सैन्य वित्तवाद सर हमने तो कहीं पढ़ाई नहीं है क्या। सैन्य वित्तवाद का मतलब होता है कि जो वित्त वसूल किया जाता है, कर वसूल किया जाता है, वो सेना की सहायता से वसूल किया जाता है। सेना उस पर पूरा नियंत्रण रखेगी। अगर किसी ने नहीं दिया टैक्स तो सेना जाएगी लठ मार के टैक्स लेके आएगी। तो वो है सैन्य
वित्तवाद। तो सेना जो है वो कर की कारगर वसूली के लिए भी जरूरी थी, है ना। और सेना देखिए भूभाग तो जीतती ही थी भाई। सेना अगर कंपनी को अपना साम्राज्य फैलाना है तो कौन जीत के देगा? सेना देगी। टैक्स वसूल करना है तो कौन लेके आएगा? सेना लेगी। साथ ही साथ कंपनी की जो इस मामले में भी वो सहायता करती थी कि जो साम्राज्य हुआ करता था उसके या तो काल्पनिक या तो वास्तविक जो भी खतरे हुआ करते थे उसके विरुद्ध जो है और रक्षा कौन प्रदान करती थी? कंपनी प्रदान करती थी, है ना। जैसे वास्तविक क्या? वास्तविक तो जो राजा महाराजा जो करते रहते थे लड़ाई वो, और काल्पनिक का मतलब क्या है? इनको लगता था कि नेपोलियन हम पे हमला कर देगा, अरे रूस हम पे हमला कर देता। अंग्रेजों को नींद नहीं आती थी नेपोलियन और रूस के नाम से, है ना। तो इनकी रक्षा कौन करेगा? ये सेना इनकी रक्षा करेगी। इसलिए सेना बहुत ज़्यादा जरूरी हुआ करती थी। बाद में देखिए किसान क्या, ये अंग्रेज क्या क्या करते थे? खूब मालगुजारी वसूल किया करते थे। टैक्स जो है वो भर भर के, है ही नहीं फिर भी उतना वसूल कर लिया करते थे ये, है ना। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में जब मैंने आपको बताया था भू राजस्व व्यवस्थाओं में, तो किस प्रकार से वो मैंने चित्र की सहायता से तक आपको दिखाया था ताकि आप इमेजिन कर पाओ कि किस प्रकार से व्यवस्था हुआ करती थी। अकालों की झड़ी लगी हुई थी उस काल में, अंग्रेजों के काल में, है ना। लोग भूखों मर रहे थे। तो अगर इन वजह से जो मालगुजारी बढ़ गई उसकी वजह से अगर विद्रोह होता है तो उस विद्रोह से कौन निपटेगा? उस विद्रोह से निपटने के लिए सेना की आवश्यकता है ना। फिर साथ ही साथ जो भारतीय कुलीन हुआ करते थे, जो राजा महाराजा सामंत हुआ करते थे, उनसे गठजोड़ कौन करते थे? यही करते थे, है ना। भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में सूचनाएं एकत्र कौन किया करते थे? तो सेना ही एकत्र किया करती थी। यहाँ के अगर कुछ जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी भी हुआ करते थे ना, पुरातत्व विभाग वगैरह के अधिकारी है सब, तो वो जो है वो सैन्य अधिकारी ही हुआ करते थे। वो हमेशा सैन्य अधिकारी ही हुआ करते थे, वही हमारे बारे में जानकारी हासिल किया करते थे। तो सेना का महत्व इस प्रकार से इसका बढ़ जाता था, है ना। अब देखिए ये महत्व एक था तो सही, पर इस महत्व को एक बढ़ा चढ़ा करके बता दिया गया ताकि सेना जो है उसका महत्व बना रहे। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, वहाँ की सेना जो है वो हाथ में लेके रखती है सब कुछ। जैसे अभी अभी चुनाव हुए वहाँ पर, तो किसी भी पार्टी को अभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, और वहाँ की सेना तो किसके साथ है? नवाज शरीफ के साथ है। तो वहाँ की सेना जो है खुद अपने आप में ऐसा हवा बना के रखी है कि भैया बिना सेना के पाकिस्तान चल ही नहीं सकेगा, है ना। इसलिए तो सेना के हाथ में सब कुछ है। सेना को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पर, इसीलिए मिलती है। वो भारत के साथ रिश्ते इसलिए नहीं सुधारने चाहते, अगर भारत के साथ रिश्ते सुधर गए तो सेना का तो महत्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसी प्रकार से जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, तो ब्यूरोक्रेसी भी अपने आप को बढ़ावा देने में लगी रहती है। यानी वो जनता के सामने ऐसा पेश करेगी कि अगर हम ना हो ना तो ये देश ही ना चले, है ना। तो इस प्रकार से भी सेना का महत्व वहाँ पर बढ़ता जा रहा था, है ना। फिर देखिए ये आंग्ल भारतीय जो सैन्यवाद हुआ करता था, इसमें गरिमा की एक भावना इसलिए पैदा कर दी कि देखिए वो साम्राज्य की सुरक्षा की और स्थिरता की आखिरी गारंटी हुआ करता था, है ना भाई। इसके लिए रिस्पेक्ट क्यों दी? क्योंकि इन्होंने इस प्रकार से बना दिया माहौल, है ना, माहौल इन्होंने क्रिएट कर दिया कि साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता की लास्ट गारंटी कौन है? वो सेना है ना। अगर सेना हटा दी जाए तो भैया वो लास्ट गारंटी भी नहीं रहेगी, फिर तो साम्राज्य का स्थायित्व रहेगा ही नहीं। और इसलिए देखिए अपने जो भी दावे हुआ करते थे सेना मनवा लेती थी, जितना भी खर्च होता था सेना मनवा लेती थी, क्योंकि बिना अगर हम ही नहीं होंगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा, है। इसलिए जो है फिर इनका मानना पड़ता था, इनको जितना मांगे उतना बजट में से देना पड़ता। आज भी देखिए अपना सबसे ज़्यादा अपने बजट में अभी जो 2024-25 का बजट आया, इंटरिम बजट, उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे? सबसे ज़्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री पे है। सबसे ज़्यादा खर्चा हमने डिफेंस मिनिस्ट्री पे किया है ना। अगर ये बजट नहीं पढ़ा तो ये पढ़ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक। अपने यहाँ फिर क्या होने लगा, भारत जो उत्तर भारत हुआ करता था वहाँ के जो सैन्य श्रम बाजार हुआ करता था, वो परंपरा जो भर्ती की जाती थी उसी के भारत के परंपराओं के आधार पर ही वो की जाती थी। और फिर उनको देखिए ब्रिटेन की साम्राज्यिक प्राथमिकताओं के अनुसार उसको ढाल लिया जाता था, है ना। जैसे कि भर्ती की जो व्यवस्था थी वो जो बेहतरीन रंगरूट हुआ करते थे, जवान लोग हुआ करते थे, उनमें से किसानों के लिए अंग्रेजों की परंपरागत पसंद क्या हुआ करती थी कि जो चावल खाने वाले लोग हैं ना, उसके बजाय जो गेहूं खाते हैं ना वो ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। इसलिए वो दक्षिण भारत से ना सैनिक भर्ती करके उत्तर भारत से सैनिक भर्ती करने में ज़्यादा विश्वास रखा करते थे कि यार चावल खाने वाले लोग हैं ना वो तो उतने शक्तिशाली नहीं होते, तो ये जो होते हैं ना गेहूँ खाने वाले ये ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उत्तर भारत से जो है वो ज़्यादा सेना की भर्ती किया करते थे, है ना। और देखिए वहाँ पर उन्होंने एक जातीय रूढ़िवाद भी
सेना में फैला दिया जाता है ना, उनके द्वारा। जैसे हेस्टिंग जो हुआ करता था वो शुरुआत में जो जातिगत नियम हुआ करते थे उनका पालन करता है, यानी कि सेना में जो शामिल कौन हो सकता है, सेना में शामिल हो सकता है जो सवर्ण है वही, तो ये पालन करता है ये अंग्रेज। देखिए अंग्रेज अब देखिए किस प्रकार से भारत में असमानता को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अंग्रेजों ने भारत में असमानता को बढ़ावा दिया, तो आप बताओगे कि देखिए सेना में इन्होंने क्या किया, जो जातिगत प्रथा हुआ करती थी भारत की, है ना, उसका पालन इन्होंने किया कि भैया जब जो सिर्फ सवर्ण लोग हैं उन्हीं को हम भर्ती करेंगे। और अगर एजुकेशन में देखें तो इन्होंने क्या किया था, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, आगे और पढ़ेंगे जब एजुकेशन के बारे में पूरा चैप्टर लेके आऊँगा मैं, तब उन्होंने अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत दिया। उसमें क्या था कि भैया हम सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनको पढ़ाएंगे, फिर वो अमीर लोग जो है खुद जाके नीचे नीचे जो है वो पढ़ाना शुरू करेंगे, तो वो उनका ज्ञान छट छट के नीचे तक आएगा, है ना। और स्कूल्स में भी पहले इसी सवर्ण वाली जो व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था, इसका पालन वहाँ पर किया जाता है। स्कूल्स में जो तथाकथित नीची जाति के जिन्हें माना जाता है, वैसे ऊंचे नीचे कुछ होता नहीं है, पर जिनको माना जाता था सैकड़ों सालों से, उनको स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था। तो अंग्रेज इस प्रकार से असमानता बढ़ा रहे थे कि नहीं बढ़ा रहे थे, है ना। ठीक है, तो ये इन्होंने पहले शुरुआत में बदलना सही नहीं समझा, इसलिए देखिए अवध के जो सवर्ण, ब्राह्मण और राजपूत भूस्वामी हुआ करते थे वो लोग ज़्यादातर सेना में भर्ती हुआ करते थे। अगर बिहार से देखें तो वहाँ के राजपूत और भूमिहार ब्राह्मण किसान हुआ करते थे, वो लोग उसमें शामिल हुआ करते थे। और ये दोनों ही क्षेत्र गेहूँ भोजी हुआ करते थे। तो अंग्रेज जो है इनके दिमाग में भी जो स्टीरियोटाइप्स कुछ होते हैं ना कि हाँ ये ज़्यादा शक्तिशाली है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ये लोगों ने भी हाँ भाई इन सवर्ण लोगों से में से ही, और जो गेहूँ खाने वाले हैं उनमें से ही हम भर्ती करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये लोग भारत के लोग जो है वो सेना में भर्ती क्यों होते थे, ब्रिटिशर्स की सेना में भर्ती क्यों होते थे भाई, इनको तो यार नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये भर्ती होते थे कि जो कंपनी वेतन दिया करती थी, साथ ही साथ तो कुछ भत्ते और पेंशन दिया करती थी, और जो रहने की पुनर्वास संबंधी सुविधाएं थी वो जो क्षेत्रीय रजवाड़े हुआ करते थे ना, राजा महाराजा सामंत, उनसे ज़्यादा बढ़िया हुआ करती थी, है ना। तो लोगों को यार बाकी सब चीज़ें बाद में है, पर पहले धन दौलत मोह माया जो अपना आवश्यकताओं का सोपान सिद्धांत दिया था, है, तो आवश्यकताओं के सोपान सिद्धांत में क्या है, सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, फिजिकल नीड्स जो है, तो सबसे पहले तो भैया पैसा ही चाहिए आदमी को। तो पैसा अगर ये जो ज़्यादा दे रहे हैं, वेतन अच्छा दे रहे हैं, है ना, भत्ते भी साथ में दे रहे हैं, पेंशन अच्छी खासी दे रहे हैं, रहने की व्यवस्था अच्छी खासी कर रहे हैं, तो ये लोग इसमें शामिल हो जाया करते थे, है ना। साथ ही साथ फिर ये वेतन जो दिया करते थे ना, वो वेतन जो है वो बहुत नियमित रूप से वेतन दिया करते थे कि महीने के महीने ये वेतन दे देते थे। अपने रजवाड़े जो थे साले वेतन नहीं दिया करते थे, माफ़ कीजिएगा साले वर्ड का इस्तेमाल किया, अपने जो रजवाड़े जो थे ये टाइम से वेतन नहीं दिया करते थे, है ना। फिर देखिए जो जाति पाति और खान पान संबंधी सैनिकों की जो धार्मिक तौर तरीके हुआ करते थे, जो यात्रा संबंधी तौर तरीके होते थे, उनका भी पालन पहले शुरुआत में करा जाता था ब्रिटिश सेना के द्वारा, है ना। और बाद में जब इन्हीं को बदला जाता है तभी तो जो सिपाही मिट्टी जिसे हम कहते हैं, है ना, वो हो जाती है, 1857 की क्रांति हो जाती है ना। यानी कि जाति खान पान का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भैया जो है ब्राह्मण है तो ये नॉन वेज नहीं खाएगा, और यात्रा संबंधी कि भैया हम जो है सिंधु पार करके नहीं जाएंगे, इस प्रकार से बाहर नहीं जाएंगे, इन सब का पालन शुरुआत में करा जाता था। इस प्रकार से सवर्ण पहचान जो है उसको ये उभार कर लेके आ जाते हैं ब्रिटिशर्स जाने अनजाने में, है ना। फिर देखिए आंग्लीकरण को प्राथमिकता देने के बावजूद भी जो कार्नवालिस हुआ करता था, वो इस सेना का जो ये वाला चीज़ें थी ना, ये वाला जो विशेष गठन हुआ करता था जात पात के आधार पर, इसको वो छेड़छाड़ इससे नहीं करना चाह रहा था, है ना। इसलिए कंपनी की सेना को एक सवर्ण पहचान जो है वो मिल जाती है। और फिर जब 1820 का दशक आता है और जब इनके सामाजिक विशेषाधिकारों में और मौद्रिक जो लाभ हुआ करते थे उनमें कटौती करने की कोशिश की जाती है, तभी जो है सेना विद्रोह कर देती है ना भाई। अब आप बताओगे कि सर किस प्रकार से सामाजिक विशेषाधिकार का उल्लंघन होना, तो क्या 1857 की क्रांति में सेना में क्या बात फैली थी कि जो कारतूस जो है वो चर्बी के बने हुए, सुअर और गाय की चर्बी के बने, और तो भैया मुस्लिम जो है वो सुअर का वो नहीं छू सकते, और हिंदू है जो वो गाय का चर्बी वगैरह नहीं छू सकते, है ना। तो इसी प्रकार से तो भाई हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, तभी तो वहाँ पर जो है अब सेना के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है ना। साथ ही साथ मौद्रिक लाभों में भी कटौती कर दी जाती है। पहले बाहर जब भेजा जाता था लड़ने के लिए तो उनको ज़्यादा फिर भत्ता वगैरह दिया जाता था, अलाउंस, मगर वो भत्ते भी खत्म कर दिए जाते हैं इनके, है ना। इसलिए तो फिर वो विद्रोह कर दिया जाता है सेना के द्वारा। उसके बाद में देखिए जब 1770 के दशक के बाद में जंगलों से में भी फिर वहाँ पर अगर कब्जा करने लगती है सरकार,
कंपनी, उसके बाद में देखिए वहाँ से जंगली इलाकों से भी लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया जाता है ना। और अगर भारतीय राजवाड़ों में देखा जाए तो खासकर मैसूर जो हुआ करता था वो मराठों की हार के बाद में सैनिक श्रम शक्ति का और बड़ा ही विशाल स्रोत सामने आ जाता कि मराठे हार गए, मैसूर हार गया, तो उसके बाद से तो उनको बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया जहाँ से ये सेना में भर्ती कर सकते थे, है ना। फिर देखिए 1815 आते आते ये नेपाली, गढ़वाली और सिरमौरी जो पर्वतवासी हुआ करते थे उनमें से गोरखा सैनिक जो है उनकी भर्ती करना ये शुरू कर देते हैं। देखिए ये है गोरखा रेजिमेंट आज भी भारत की सेना में। साथ ही साथ जो ब्रिटेन की सेना होती है ना, उस ब्रिटेन की सेना में आज भी गोरखा रेजिमेंट है। और उसमें सैनिक कहाँ से जाते हैं, आज भी नेपाल वगैरह से वहाँ पर गोरखा सैनिक जाते हैं और वो ब्रिटेन की सेना में सम्मिलित किया जाता है उन लोगों को, अगर आपको नहीं पता हो तो आज भी ऐसा होता है। देखिए तो इनको क्या है कि बहुत ही बहादुर इनको कौम माना जाता है, यानी कि लोग कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है जैसे सैन मानेकशॉ जो थे अपने फील्ड मार्शल, उन्होंने भी एक बार कहा था कि अगर कोई कहे कि मैं डरता नहीं हूँ तो ये झूठ है, अगर वो गोरखा नहीं हुआ तो। यानी कि अगर गोरखा कहे कि मैं नहीं डरता तो मैं मान सकता हूँ, पर बाकी कोई कहे तो मैं नहीं मानूंगा, है ना। एक बार हिटलर ने भी कहा था कि गोरखा जैसे अगर लोग मुझे दे देना तो मैं पूरी दुनिया को झुका दूँ। तो ये गोरखा है बहादुर, बहादुरी का दूसरा नाम क्या है, गोरखा रेजिमेंट। तो ये गोरखा रेजिमेंट आज भी भारत में भी है, साथ ही साथ ब्रिटेन की जो वहाँ की रॉयल जो सेना है उसमें आज भी ब्रिटिश रेजिमेंट के नाम से रेजिमेंट वहाँ पर होती है, जिसमें सैनिक आज में नेपाल वगैरह, भारत वगैरह से वहाँ पर जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखिए गोरखाओं को ले लिया, भारत में देखिए भूमिहार, जाट, इधर से मराठा सैनिक हो गए, राजपूत सैनिक हो गए, सिख सैनिक हो गए, इस तमाम लोगों को इन्होंने भर्ती करना शुरू कर दिया वहाँ की कंपनी की सेना में, है ना। और अगर बंगाल की सेना का हम चरित्र देखें तो वो अधिकतर सवर्ण चरित्र ही बना रहता है, यानी उसमें जो जातिगत प्रथाओं का पालन उसमें अच्छा खासा किया जाता है ना। फिर देखिए 1830 के दशक के सुधारों में जो असमानताओं में कमी लाना और एक सार्वभौमिक सैन्य संस्कृति का विकास करना था, इसी ने फिर देखिए जो सिपाहियों में असंतोष पैदा कर दिया। ये लोग चाह रहे थे कि यार सेना में अब जो है सब लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए, है ना। वो खान पान संबंधी जो हुआ करते थे वो भी समाप्त किए जाने चाहिए, यात्रा संबंधित तामझाम हुआ करते थे वो भी समाप्त किए जाने चाहिए। और ये जब समाप्त करना शुरू करते हैं तो इसको जो सैनिक हुआ करते थे वो मानते हैं उनके धर्म में हस्तक्षेप, और वो कहते हैं कि तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे। और इसी के चक्कर में फिर देखिए सैनिक जो है वो असंतोष उत्पन्न हो जाता है और 1857 की क्रांति जो है उसके विद्रोह की पृष्ठभूमि वहाँ पर तैयार हो जाएगी। और 1857 की क्रांति के में तो हम देखिए आगे आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे, ठीक है। विद्रोह हो गया 1857 की क्रांति का, उसके बाद में देखिए एक पुनर्विचार करने के लिए आयोग गठित किया जाता है, पील आयोग। पील आयोग, ये जो आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा है ये पील आयोग के सदस्य वगैरह का ही ये हुआ है। तो पील आयोग का गठन किया गया। तो पील आयोग ने ये कहा कि भैया जो भारतीय सेना है उसमें अलग अलग संप्रदाय और जातियों जो है उसको शामिल करा जाना चाहिए और हर रेजिमेंट में उनका एक रस मिश्रण किया जाना चाहिए। यानी एक सिर्फ कि जाट रेजिमेंट में जाट हो गए, है ना, राजपूत रेजिमेंट में राजपूत हो गए, सिख रेजिमेंट में सिख हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम भले सिख रेजिमेंट हो पर उसमें शामिल सब लोग हो। देखिए आज आप देखोगे जाट रेजिमेंट में सिर्फ जाट शामिल नहीं होते, सब जातियों के लोग उसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि भैया एक रस मिश्रण उसमें करो कि कल को मान लो एक आदमी को बुरा लग जाए तो पूरी सेना के रेजिमेंट ही जो है वो विद्रोह ना कर दें, है ना। साथ ही साथ इन्होंने ये फिर कहा कि जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उनको भी अनुपात में रखा जाए। यानी अगर 2-3 भारतीय हैं तो उन पर ऊपर कम से कम एक ब्रिटिशर्स तो रखा जाए। और आज़ादी से 1857 की क्रांति से पहले जो है इन लोग इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था। तो भारतीय लोग ज़्यादा शामिल हो गए थे, सिर्फ अधिकारी जो हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। तो फिर ये विद्रोह आराम से हो जाया करता था, है ना। फिर ये देखिए लड़ाकू कौमों का एक सिद्धांत विकसित करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो पठान है, पंजाब के जाट हैं, जो राजपूत है, जो नेपाल के गोरखा है, ये जाते हैं लड़ाकू जातियां हैं ना। आज भी अगर कोई आपसे कहे तो आपके दिमाग में ये स्टीरियोटाइप्स बैठा हुआ है कि यार जाट मतलब जो लड़ाकू आदमी ही होगा, है ना, इस प्रकार से, है ना। तो ये इन सिद्धांतों का विकास किसने किया था? इन सिद्धांतों का विकास किया था अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हम इनको ऐसा कह दें। और साथ ही साथ उन्होंने फिर ये भी सिद्धांत दिया था इनके में कि देखिए ये बहादुर तो हैं पर इनमें अकल नहीं है ना, उनमें दिमाग
नहीं है, है ना, इसलिए ये नेतृत्व नहीं कर सकते। देखिए इनको भरोसामंद तो माना जाता था, पर साथ ही उनको बुद्धि में हीन भी माना जाता था। यानी कि ये लड़ तो सकते हैं मगर ये इनको डायरेक्टिव्स देना नहीं आता, समझे, ये नेतृत्व नहीं कर सकते। तो नेतृत्व देने के लिए तो एक कमांडर होना चाहिए जो कि ब्रिटिशर्स होना चाहिए। देखिए अपने हिसाब से ही अपने अपने सिद्धांत बना रहे ताकि फ़ायदा किसको हो, फ़ायदा हो कंपनी को। समझ रहे हैं बात भाई। अगर आपको कह देंगे अरे आप तो बचपन से लड़ाऊ कौमा, आपका तो जन्म इसलिए हुआ है कि आप भारत की रक्षा कर सको और आपके तो खून में ये है वो, तो आदमी हाँ यार मैं लड़ूंगा मैं जान दे दूंगा अपनी, ठीक है। पर बाद में कहते हैं नहीं, पर आप में यार अकल नहीं है, और वो अकल नहीं है इसलिए आपको हम सेना का नेतृत्व नहीं दे सकते। आप लड़ तो बहुत बढ़िया लोगे, पर हम अगर आपका नेतृत्व कर लेना तो कसम से माँ कसम हम पूरी दुनिया जीत लें। इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग प्रकार के जो है ये सिद्धांत बना देते हैं, है ना। फिर देखिए अब ये जो लोग हुआ करते थे, जो भारत के जो सम्मिलित हुए जो ब्रिटिश की सेना जो हुआ करती थी उसमें, तो ये देखिए अपने स्वामियों के प्रति पूरी एकदम समर्पण का भाव रखते थे। ये व्यवस्था ऐसे मानते थे कि देखिए हमने जिसका नमक खाया ना उसको धोखा कभी नहीं देंगे। और साथ ही साथ अंग्रेज लोग क्या करा करते थे कि जो योद्धा हुआ करता था ना उसका महिमा मंडन बहुत करा करते थे। यानी कि उसके एक वर्दी होगी, उस पर कुछ बिल्ले लगे होंगे, हाँ बिल्ले लगने का मतलब समझते ना, वो कुछ देखिए अलग अलग प्रकार के मेडल से लटके होते हैं, इस प्रकार से वो मेडल लटके होंगे, इधर कुछ कमांडो लिखा होगा। ये सब चीज़ें क्या दिखाती है, ये सब थोड़े से गौरवान्वित करने वाली चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा अलग दिखाने वाली चीज़ें। आज भी मिलिट्री में लोग शामिल क्यों होते हैं, क्योंकि मिलिट्री में रिस्पेक्ट बहुत है। वो सब चीज़ें जो उनको मिलती हैं, वहाँ पर पैसा मिलता है इसलिए कोई नहीं जाता वहाँ पर आर्मी में। पैसा तो बहुत सारी चीज़ों में, उनको एक गौरव है कि देश की रक्षा हम कर रहे हैं, ये हमारे पास गौरव है। साथ ही साथ में उनका ये भी रहता है कि देखिए हमारे पास ये बिल्ला है, ये हमारे कंधों पे स्टार लगे हैं, ये हैं, वो एक अलग से उनको फीलिंग आती है। अगर आपने किसी फौजी का अगर सुना होगा तो भी आपने सुना होगा कि अगर वर्दी पहन लेते तो रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी हो जाती है। तो वो सब चीज़ें जो है इनमें ऐसे अंग्रेजों के द्वारा ये सब चीज़ें जो है लागू करी गई थी। उन्होंने कहा ऐसे पूरा सिद्धांत बना दिया गया था ताकि जो है इसमें सेना में लोग शामिल हो सकें, है ना। फिर देखिए शांति काल में भी 2.5 लाख की सेना जो है वो 1880 आते आते यहाँ पर निश्चित कर दिया जाता है कि कम से कम 2.5 लाख की सेना तो भारत में होनी ही चाहिए। माफ कीजिएगा, क्योंकि इनको लगता था कि रूस जो है हम पे हमला कर देगा इसलिए, है ना। और फिर भारत में देखिए अलग अलग छावनियाँ भी इनकी हुआ करती थी। जैसे देखिए अगर मेरठ वगैरह है वो छावनी है, दिल्ली में छावनी हुआ करती थी, है ना। इस पर तमाम जगह जो है वो छावनियाँ यहाँ हुआ करती थी। फिर देखिए 1793 के चार्टर एक्ट में युद्ध और शांति संबंधित जो भी बातें हुआ करती थी उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सारा अधिकार दे दिया जाता है और कमांडर इन चीफ को माफ कीजिएगा गवर्नर जनरल के अधीन में रख दिया जाता है। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है ना। और सेना जो है वो तो इतनी पावरफुल फिर हो जाती है कि सेना का जो कमांडर इन चीफ हुआ करता था उसका, और अगर वॉइस राय जो हुआ करता था यानी गवर्नर जनरल वगैरह, उनका अगर कुछ मामलों में उनके अनबन भी हो जाते थे ना, तो कमांडर इन चीफ जो है उसके बाद ज़्यादा सुनी जाती थी। जैसे करजन के टाइम में अगर देखो, करजन और किचनर जो है उसके बीच में विवाद हो जाता है। तो करजन और किचनर के बीच में जो विवाद हो जाता है, विवाद किस बात को लेकर होता है कि किचनर जो था, जो कमांडर इन चीफ, वो चाहता था कि काउंसिल में जो सैन्य सदस्य का पद हुआ करता था, जो वो इस तरह की काउंसिल हुआ करती थी, उसमें जो सैन्य सदस्य का पद हुआ करता था, जैसे आप समझिए आज अपनी कैबिनेट में उसमें एक सैन्य सदस्य होता है ना, डिफेंस मिनिस्टर, वो सिविलियन आदमी होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, और सेना का अधिकारी अलग होता है ना, है ना। अपने जो सेना के जनरल होते हैं वो अलग होते हैं। तो जनरल साहब क्या चाह रहे थे कि भैया अब सेना में डिफेंस मिनिस्टर ना हो, माफ़ कीजिएगा कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर ना हो, कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर की जगह मैं ही बैठूं, जनरल साहब ही बैठे। आज भी ऐसे बहुत सारे देशों में ऐसा होता है ना, वियतनाम वगैरह, मलेशिया वगैरह जैसे देशों में ऐसा होता है कि वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर वहाँ का सेना का जनरल ही होता है। तो ये किचनर भी यही चाह रहा था, मगर करजन कह रहा था नहीं भाई ये मैं अपने अधिकार नहीं दूंगा, अगर ये शामिल हो जाता सीधा इसको अधिकार मिल जाएगा तो ये तो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इस बात को लेकर करजन जो है वो इस्तीफा दे देता है। और ताज्जुब उसको तब लगता है करजन को कि बड़ी आसानी से करजन का जो है वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, और जो है वहाँ की सरकार जो है ब्रिटेन की, वो किचनर को कुछ कहती ही नहीं है। तो देखिए कितना जो है शक्तिशाली पद ये हो जाता है सेना का आते आते, है ना। फिर 1905 में तो देखिए सैन्य जो सदस्य था उसका पद समाप्त कर दिया जाता है और किचनर की देखिए इस प्रकार से जीत हो जाती है, और कमांडर इन चीफ जो था अब वो सीधे वायसराय की काउंसिल में शामिल हो जाता है। यानी कि अब डिफेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, डिफेंस मिनिस्टर सीधा का सीधा कमांडर इन चीफ ही
बनेगा, है ना। चलिए, इस प्रकार से देखिए, बाद में 19वीं सदी के पहले में भी, 19वीं सदी के बाद में भी, और मैं कहूँ 20वीं सदी के में भी अगर देखा जाए तो सेना जो है वो बल प्रयोग का एक प्रभावी साधन रहती है ना। देखिए, जलियांवाला बाग में गोलियां किसने चलाई? सेना ने चलाई ना, जनरल डायर ने। तो वही बात है, सेना जो है वो दमन का बड़ा साधन हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं समस्या सुलझती थी तो सेना को बुलाया जाता था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। इन सारे आंदोलनों में किसने दमन किया? सेना ने। मशीन गन से गोलियां चलाई थी उन्होंने, आप समझ के देखें किस प्रकार से। तो ये खूब जो है बल प्रयोग का साधन ये हुआ करती थी सेना, ठीक है। उसके बाद में देखिए, बाद में सेना जो है वो हमेशा साथ दिया करती थी। इनका पकड़ दो बातें या दो घटनाएं ऐसी मान सकते हैं जब भारतीय सेना का जो है जो वफादारी हुआ करती थी ब्रिटिश के ताज के प्रति, वो थोड़ी डगमगाई थी। जब एक तो 1907 में पंजाब में नहरी आबादी में आंदोलन हुआ था तो वहाँ पर, और 1920 में सिख गुरुद्वारा आंदोलन होता, उस टाइम पे जो है वो थोड़ी सी इनकी सेना की जो क्या कहें आप, सेना की जो वफादारी थे वो थोड़ी डगमगाई थी। तो पंजाब नहरी आबादी वाले आंदोलन में क्या हुआ था कि पंजाब में जो नहरी बस्तियां हुआ करती, यानी नहर के आसपास जो बस्तियां हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स ने उसमें टैक्स बढ़ा दिया था। यानी कि नहरों से अगर आपको पानी लेना है तो उस पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया था। और देखिए, उसके बाद आ जाए 1857 की क्रांति के बाद में अवध के बजाय अब सेना की भर्ती कहाँ से की जाने लगी थी? अब सेना की भर्ती की जाने लगी थी सिखों वगैरह से, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो वहाँ से फिर भर्ती की जाने लगी है। तो अब जो है यहाँ पर इनका थोड़ा डगमगाता है। साथ ही साथ 1920 में सिख गुरुद्वारा आंदोलन होता है। उसमें क्या होता है कि जो वहाँ के महंत वगैरह होते हैं, उन जो गुरुद्वारा हुआ करते थे, वहाँ पर अव्यवस्था फैल जाती है और ब्रिटिशर्स गुरुद्वारों पर फिर कब्जा कर लेते हैं। और फिर तो बाद में देखिए वो चाबी वगैरह उनको दे दी जाती है वापस से, स्वर्ण मंदिर वगैरह की, ब्रिटिशर्स के द्वारा वापस सिखों को। तो वहाँ उस टाइम पे थोड़ा सा ये डगमगाते हैं, परंतु जो है सेना जो है वो हमेशा इनका साथ देती है, ठीक है। फिर देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1946 में, और देखिए उस प्रकार में, देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन चलता है और उसके बाद में इंडियन नेशनल INA बन जाती है, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, तब देखिए भारतीय सेना के अधिकारी इसमें शामिल होने लग जाते हैं। और बाद में 1946 की फरवरी 1946 में लास्ट तब होता है जब जो नेवी होती है, ब्रिटिश नेवी होती है, नेवी में ही विद्रोह हो जाता है। तब ब्रिटिशर्स को लगता है कि भैया अब जो है ये अब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि सेना के दम पे तो सारा कुछ हो रहा था यहाँ, सेना के दम पे हम विद्रोह कुचल रहे थे, सेना के दम पे जीत रहे थे, सेना शांति बनाए रख रही थी। और अब इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी विद्रोह कर दिया था और अब नेवी एक ऐसी बची थी जिस पे भरोसा कर सकते थे। और फरवरी 1946 में जो नेवी होती थी वो उसने भी विद्रोह कर दिया। इसके बाद देखिए ये लोग भारत को छोड़ने के लिए वो हो जाते हैं कि भैया अब भारत में राज करना आसान नहीं होगा। देखिए ये है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, एक न्यूज़पेपर उस टाइम का 1946 का। इसमें लिखा है इंडियन सेलर्स इन रिवोल्ट, 6 आवर्स बैटल विद ब्रिटिश ट्रूप्स। तो ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ 6 घंटे की लड़ाई चलती है और इंडियन सेलर्स जो हुआ करते थे, यानी जो नेवी के जो अधिकारी वगैरह हुआ करते थे, वो असमानता को लेकर उनके साथ जो भेदभाव किए जाते थे उन सब को लेकर विद्रोह कर देते हैं। और इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ब्रिटिश नेवी जो है उसका विद्रोह ब्रिटिश जो एम्पायर था उसके ताबूत की आखिरी कील साबित होता है। हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाते हैं। तो आखिरी कील इसीलिए साबित हो जाता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्योंकि सेना के इंपॉर्टेंस आपको इसमें बतानी थी, है ना, कि सेना जीत के देती थी इलाके, शांति बनाए रखती थी, है ना, कर वसूल में वो करती थी। और अगर सेना ने विद्रोह कर दिया तो फिर अब ये सारा काम कौन करेगा, इसलिए वो उसकी ताबूत में आखिरी कील जो है माना जाता था। और देखिए इन सेना का जो है वो जानबूझ के इनकी सेना में पढ़ाई का स्तर जो था वो भी कम रखा जाता था। साथ ही साथ सेना को अलग रखा जाता था, छावनियों में दूर, आम जनता से मिलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर आम जनता से मिलेंगे तो आम जनता के प्रति सेंटिमेंट उनके जुड़ जाएंगे और कल को अगर उनका दमन करना है तो फिर तो ये उनका दमन करेंगे नहीं, मना कर देंगे। इसलिए हमेशा सेना जो है उसको दूर रखा जाता था समाज से, और इसलिए पुलिस पर कम भरोसा किया जाता था, क्योंकि पुलिस समाज में रहती थी, है ना, वो एकदम उतना दमन नहीं कर सकती थी जितना सेना कर देगी,
इसलिए सेना को दूर रखा जाता था हम लोगों से। आज भी ऐसा ही किया जाता था, अलग अलग छावनियों में ही सेना रहती है और बहुत कम ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर आप रोज़ रोज़ सेना का इस्तेमाल करोगे तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, लोगों में डर कम हो जाता है फिर उसका, है ना। साथ ही साथ इनकी पढ़ाई का स्तर भी कम रखा जाता था, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो तर्क वितर्क करेंगे, और सेना में तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं होता। तर्क वितर्क अगर आपको करना है तो आप इंटेलेक्चुअल बनिए, आप राजनेता बनिए, संसद में जाके करिए तर्क वितर्क, है ना। तो देखिए आज हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें अगर मेंस में कोई क्वेश्चन बन जाए तो भी आप अच्छे से टैकल कर लोगे, सीधा सेना से संबंधित पूछ ले तो भी, या वहाँ के शासन से संबंधित कुछ सवाल पूछे तो भी, उसमें सेना का पोर्शन अगर आपको ऐड करना तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए अगर आपका कोई भाई बंधु, दोस्त मित्र, सगा बंधु बांधव कोई भी है जो पढ़ाई करता हो पीसीएस की, यूपीएससी की, या कुछ नहीं करता हो, फालतू में घूमता फिरता हो, तो ये चैनल आप रिकमेंड कर दीजिएगा, है ना। इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे है, तो ताकि उसको भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाए और हमारा भी जो है मोटिवेशन थोड़ा बना रहे। और अगर आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।